ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने जा रहे हैं थिम्मारुसु असाइनमेंट वाली इस 2021 की तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म का। इसे हम एक क्राइम थ्रिलर फिल्म भी कह सकते हैं या फिर मर्डर मिस्ट्री भी कह सकते हैं। इस फिल्म को 30 जुलाई 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया था। उसके बाद में 28 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म रिलीज हुई और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के ठीक 1.5 महीने के बाद में अभी हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। फिल्म में मुख्य भूमिका में है सत्यदेव कंचराना और प्रियंका जवड़कर। 2019 की कन्नड़ा फिल्म बिरबल ट्रायोलॉजी केस 1 फाइंडिंग वज्रमुनि, इस फिल्म का ये ऑफिशियल रीमेक है। अब जो मूल कन्नड़ा फिल्म है उसे ऑलरेडी ट्रायोलॉजी उन्होंने घोषित कर दिया है, पर ये जो थिम्मारुसु फिल्म है इसके बारे में अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि भाई इसमें अगली फिल्म्स आएंगी या नहीं आएंगी। अभी केवल इसका थिम्मारुसु असाइनमेंट वाली इतना ही नाम है, तो शायद हो सकता है कि असाइनमेंट वाली इस सीरीज़ की पहली फिल्म हो या नहीं हो, पता नहीं। अभी उन्होंने ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी है। इस फिल्म के डायरेक्टर है शरण कोपिशेट्टी और ये फिल्म इसकी केवल मूल भाषा तेलुगु में ही अवेलेबल है, हिंदी डब्ड वर्जन नहीं है। इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिल्म कुल मिलाकर करीब 2.5 घंटे की है। कल रात को ही मैंने इसे देखकर कंप्लीट किया। अब देखिए, ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर होने के साथ में एक मर्डर मिस्ट्री भी है, तो ऑब्वियसली इसकी कहानी तो मैं आपको नहीं बताने वाला, पर ऊपर से आपको एक आइडिया आ जाए कि भाई फिल्म किस बारे में है, इसलिए कुछ बातें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सन 2011 में एक निर्दोष युवक को एक हत्या के आरोप में फंसा दिया गया था। एक XYZ व्यक्ति के द्वारा उस निर्दोष व्यक्ति को, युवक को फंसा दिया गया था। अब वो युवा अपनी सजा भी पूरी कर लेता है जेल में और कुछ वर्षों के बाद में उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसे जेल से छोड़ दिया जाता है। अब जेल से बाहर आने के बाद में हमारी फिल्म का जो मुख्य पात्र है लॉयर रामचंद्र, जो कैरेक्टर सत्यदेव कंचराना ने प्ले किया है, तो ये लॉयर रामचंद्र उस युवक से कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, हम इस केस को फिर से रीओपन करेंगे। अब ऑब्वियसली जिस व्यक्ति ने उस युवक को फंसाया था उसे तो ये बात पसंद आने वाली है नहीं, तो वो कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कई हमले वगैरह होते हैं। तो इस केस को रीओपन करने के बाद में इस निर्दोष युवक को न्याय दिलाने के रास्ते में कौन सी समस्याएं लॉयर रामचंद्र को आती है, ये सारी बातें फिल्म में हमें आगे दिखाई गई है। अब उस निर्दोष युवक को किसने फंसाया था, क्या क्या प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ता है, ये इस केस को वो इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, कैसे सुरागों को वो ढूंढते हैं, क्योंकि इतने सारे वर्ष हो गए हैं, और इसके साथ में ही ये जो लॉयर है वो क्यों इस केस को रीओपन करता है, ऐसी कई सारी बातों को जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अब फिल्म में कौन सी बातें मुझे पसंद आई इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग थी बिना किसी संदेह के। इसके अलावा जो सत्यदेव कंचराना है उनका परफॉर्मेंस भी फिल्म में मुझे पसंद आया। एक मतलब वकील होने के साथ में ही एक प्रकार से हम उसको उस कैरेक्टर को एक जासूस भी कह सकते हैं, शेरलॉक होम्स की तरह। उसी प्रकार से एक बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी बैकग्राउंड में हमें बजते हुए दिखाया, जब भी उन्हें कोई क्लू मिलता है, कोई सुराग मिलता है, तो वो एक साथ में इन्वेस्टिगेट भी इस केस को कर रहे होते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस भी यहाँ पर मुझे पसंद आया। तो ये 2 बातें मुझे फिल्म की पसंद आई। अब फिल्म के माइनस पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, फिल्म की कुछ बातें हमें इलॉजिकल लगती है। कुछ सीन्स में डायरेक्टर हमें उतना कन्विंस नहीं कर पाए हैं, यानी वो जो दिखाना चाहते हैं वो गलत नहीं था, पर जिस प्रकार से उन्होंने उन बातों को दिखाया है वो मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगा, और बेटर वे में उन्हीं बातों को दिखा सकते थे। साथ में ही कुछ सीन्स थोड़े से हमें ओवर ड्रामेटिक लगते हैं। जैसे कि एक उदाहरण में अगर आपको दूं, स्पॉयलर्स नहीं आएंगे, चिंता मत करिए। एक सीन है जहाँ पर एक कैरेक्टर मदद मांग रहा होता है, वो फ़ोन करता है XYZ कैरेक्टर को, और दूसरे ही सीन में वो कैरेक्टर दूसरी जगह पर होता है, वहाँ से आप निकल कर डायरेक्टली लिफ्ट के सामने आ जाता है कुछ सेकंड में। तो ऐसी कुछ बातें, ठीक है, वो जो दिखाना चाहते हैं वो गलत नहीं था, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवर ड्रामेटिक हो जाता है। एंडिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, एक सस्पेंस उन्होंने बना कर रखा है, पर वो जो सस्पेंस रिवील होता है ना, वो उतना बड़ा नहीं था। मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई इतना उन्होंने एक बिल्डअप बनाया है, फिल्म शुरुआत से इतना एंडिंग तक लेकर के आए हैं, तो कुछ बहुत बड़ा हमें ऐसा रिवील होगा, कुछ बहुत बड़ी बात हमें जानने को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। एक सिंपल सा, मतलब जो मैंने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था, थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल भी हम इसको कह सकते हैं, पर जो जितना मैं कुछ बड़ा ऐसा रिवील होगा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, उतना कुछ हमें सरप्राइज नहीं करता है एंडिंग। तो एंडिंग को मैं एक प्रकार से थोड़ा सा सेटिस्फाइंग भी कहूँगा और थोड़ा सा अनसेटिस्फाइंग भी कहूँगा। तो अनसेटिस्फाइंग बात कौन सी थी वो तो मैंने आपको बता दिया, जो सस्पेंस रिवील होता है वो उतना कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। पर सेटिस्फाइंग ये भी था कि
अब मैं आपको दूसरी बात नहीं बता सकता कि कौन सी बात मुझे एंडिंग की पसंद आई। तो एंडिंग में एक दूसरी बात भी, एक दूसरा सस्पेंस भी रिवील हुआ है, इतना ही मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो दूसरा सस्पेंस रिवील किया है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, वो पसंद आया। इसके साथ में देखिए जो लीड कैरेक्टर है वो एक लॉयर है, तो फिल्म में कोर्ट रूम ड्रामा को भी थोड़ा सा और उस पर उन्हें फोकस करना चाहिए था, कोर्ट रूम ड्रामा पर। कोर्ट रूम ड्रामा को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बनाया जा सकता था, पर कोर्ट रूम ड्रामा वाले पार्ट पर फिल्म में उतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा जो लव स्टोरी वाला पार्ट था वो मुझे पर्सनली उतनी वो लव स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं लगी फिल्म में। एक और बात, फिल्म की शुरुआत में जो वो निर्दोष युवक है वो जब अपना पर्सपेक्टिव बता रहा होता है कि भाई क्या किस प्रकार से वो घटना हुई थी, उस पर्सपेक्टिव को वो जब बता रहा होता है उससे पहले ये दिखाया कि भाई इसका पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो युवक है उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक पूरा ऐसे बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में स्क्रीन पर लिख करके आता है कि भाई इस कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद में पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उस घटना का दृष्टिकोण क्या था, ऐसे हमें दिखाने का प्रयास किया है। पर देखिए सबसे पहले शुरुआत से ही हमें पता होता है कि भाई वो युवक निर्दोष है और उसे दोषी दिखाने का भी कहीं पर भी प्रयास नहीं किया। तो हमें तो ऑलरेडी पता होता है कि भाई वो जो युवक बता रहा है वो सही है, वो निर्दोष है, और ये बताने से ही फिल्म की शुरुआत भी होती है। तो वो जो युवक का पर्सपेक्टिव, पुलिस का पर्सपेक्टिव, वो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। फिर अगर वो युवक दोषी होता या उस युवक ने ऐसा कुछ पूरा प्लानिंग किया होता, वो सच में दोषी होता, ऐसा कुछ अगर फिल्म के एंडिंग में रिवील होता, तब वो उस पर्सपेक्टिव वाली बात कुछ थोड़ा मायने रखती। तो वो भी मुझे मतलब उस बात का उतना कोई सेंस नहीं बन रहा था जो उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया था। जैसे कि देखिए कुछ समय पहले इत्तेफाक नाम की एक फिल्म आई थी, अक्षय खन्ना उसमें मुख्य भूमिका में थे, सोनाक्षी सिन्हा भी थी शायद उसमें। तो वहाँ पर एक ही घटना थी, अब वहाँ पर कौन खूनी है ये किसी को पता नहीं होता। तो उस सीन में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, इस कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वहाँ पर वो बात सेंस रखती है क्योंकि वहाँ हमें पता नहीं कि भाई कौन निर्दोष है। पर यहाँ पर थिमारुसु में वो युवक पहले से हमें पता होता है कि भाई निर्दोष है। तो ओवरऑल फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग थी, तो ये हम कह सकते हैं कि भाई डिश बढ़िया थी पर वो अंडर कुक थी, और बढ़िया इस कहानी को प्रेजेंट किया जा सकता था। तो एक बार अगर आप देखना चाहते हैं फिल्म को तो बिल्कुल देख सकते हैं, फिल्म आपको निराश तो नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो मैं थिमारुसु असाइनमेंट वाली इस फिल्म को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, कोई खास ऐसा वायलेंस भी नहीं है। तो अगर आप देखना चाहते हैं परिवार के साथ में तो देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।